हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक देश का प्रेसिडेंट अपने ग्रैंडसन के साथ रैप सॉन्ग रिलीज करता है, गोल्ड स्टैचूज बनवाता है, अपनी ही तारीफ में गाने लिखवाता है और लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी हर बात बिना सवाल किए माने, तो शायद आपको लगेगा कि मैं किसी कॉमेडी मूवी की बात कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, ये सब सच है। और ये सब होता है एक ऐसे देश में जिसके बारे में दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं। उस देश का नाम है तुर्कमेनिस्तान। सोचो कि ऐसी कंट्री जहां डेजर्ट के बीच एक जायंट क्रेटर पिछले 50 साल से ज्यादा समय से लगातार जल रहा है और लोग उसे कहते हैं डोर टू हेल। एक ऐसी कैपिटल सिटी जहां इतनी व्हाइट मार्बल बिल्डिंग्स है कि पहली बार देखकर लगता है कि किसी ने पूरी सिटी पर व्हाइट फिल्टर लगा दिया। और सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक समय पर व्हाइट कलर की कार्स को यहाँ पे इतनी प्रेफरेंस थी कि बहुत से लोगों ने अपनी डार्क कलर की गाड़ियों को व्हाइट पेंट तक करवा दिया। सेंट्रल एशिया में लोकेटेड ये देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में बसा हुआ है। मैप पर अगर आप देखें तो शायद ये एक नॉर्मल कंट्री लगे, लेकिन रियलिटी में तुर्कमेनिस्तान दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और सीक्रेटिव कंट्रीज में से एक माना जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल के आरोप हमेशा लगता रहता है। इंटरनेट हैविली रेस्ट्रिक्टेड है, इंडिपेंडेंट मीडिया लगभग एग्जिस्ट ही नहीं करती और गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना बहुत रिस्की माना जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तुर्कमेनिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंट्री इंटरनेशनल स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद करती है। ना ये हेडलाइंस में दिखती है, ना बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में, बस चुपचाप अपनी दुनिया में रहती है। और इसी वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है उसकी खबर बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने तुर्कमेनिस्तान को दुनिया भर में फेमस बना दिया है, दैट इज डोर टू हेल। पर रुको, ये क्रेटर बना कैसे? मैं बताता हूँ। कहानी शुरू होती है 1971 में। उस वक्त सोवियत इंजीनियर्स डेजर्ट में नेचुरल गैस की खोज कर रहे थे। ड्रिलिंग चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक जमीन नीचे से कोलैप्स कर गई और एक बड़ा सा क्रेटर बन गया। क्रेटर जो बड़ा सा गड्ढा होता है जब कोई मेटेओराइट टकराता है अर्थ से। प्रॉब्लम ये थी कि उस क्रेटर में मीथेन गैस लीक होने लगी। साइंटिस्ट को डर था कि ये गैस एटमॉस्फेयर में फैल सकती है, तो उन्होंने सोचा गैस को आग लगा देते हैं, कुछ दिन में जलकर ये खत्म हो जाएगी। प्लान तो सिंपल था, लेकिन जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आग जलती रही, कुछ दिन गुजर गए, फिर और कुछ हफ्ते गुजर गए, फिर और महीने गुजर गए और फिर साल गुजर गए और ये होते होते 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं और वो आग अभी भी वैसे की वैसे जल रही है। इसलिए लोग इस जगह को डोर टू हेल कहते हैं। और ऑनेस्टली रात के टाइम इसका फुटेज देखकर समझ आता है क्यों इसको डोर टू हेल कहते हैं। ये इतना भयानक लगता है देखने में। लेकिन तुर्कमेनिस्तान सिर्फ रेस्ट्रिक्शन की कहानी नहीं है। यहाँ एक देश भी है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस रिजर्व्स में से एक रिजर्व मौजूद है। नेचुरल गैस ने इस कंट्री को बहुत ज्यादा अमीर बनाया। कई सालों तक यहाँ के सिटीजन को इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी जैसी यूटिलिटीज ऑलमोस्ट फ्री मिलती रही। वहाँ की गवर्नमेंट ने इस प्रॉस्पेरिटी को नेशनल प्राइड के सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया है। और अगर आप ऑफिशियल वीडियोस देखें यहाँ के, तो आपको लगेगा कि ये दुनिया के सबसे खुश लोगों का देश है। सब मुस्कुरा रहे हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन क्या रियलिटी भी वैसे ही है या फिर एक चमक धमक के पीछे कुछ और सच छुपा हुआ है? तुर्कमेनिस्तान की कहानी हजारों साल पुरानी है। यहाँ के एंसेस्टर्स नोमैडिक ट्राइब्स होते थे जो सेंट्रल एशिया के डेजर्ट्स और ग्रासलैंड्स में रहते थे। हॉर्स राइडिंग, ट्राइबल ट्रेडिशंस और इंडिपेंडेंस उनकी आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। टाइम के साथ ही रीजन के एम्पायर्स को भी कंट्रोल में आया, जैसे कि पर्शियंस, मंगोल्स और बाद में रशियन एम्पायर। फिर सोवियत यूनियन का दौर आया और लगभग 70 साल तुर्कमेनिस्तान सोवियत सिस्टम का हिस्सा बना रहा। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और तुर्कमेनिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। इसी मोमेंट से शुरू हुआ मॉडर्न तुर्कमेनिस्तान की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, पर्सनालिटी कल्ट, लग्जरी प्रोजेक्ट्स और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल सब कुछ एक साथ नजर आता है। और इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था सफरमुरत नियाज़ोव, एक ऐसा लीडर जिसने खुद को सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं बल्कि पूरे तुर्कमेन लोगों का सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया। और यहीं से तुर्कमेनिस्तान की सबसे अनयूजुअल जर्नी शुरू होती है। तो आखिर कैसे एक नॉर्मल सोवियत रिपब्लिक दुनिया के सबसे सीक्रेटिव और कंट्रोवर्शियल कंट्रीज में से एक बन गया, और आज तुर्कमेनिस्तान के लोग किस तरह की जिंदगी जीते हैं, चलिए जानते हैं। तुर्कमेनिस्तान के इंडिपेंडेंट होने के बाद जिस आदमी ने देश की कमांड संभाली उसका नाम था सफरमुरत नियाज़ोव। पहले वो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में से एक सीनियर ऑफिशियल था।
लेकिन सोवियत यूनियन टूटने के बाद उसने खुद को नए तुर्कमेनिस्तान का लीडर बना लिया और धीरे धीरे उसने पावर को इतना कंसंट्रेट कर लिया कि पूरा सिस्टम एक ही आदमी के आसपास घूमने लगा। शुरुआत में इलेक्शंस हुए, लेकिन अपोजिशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पॉलिटिकल राइवल्स को साइड कर दिया गया, मीडिया पर कंट्रोल बढ़ता गया और कुछ ही सालों में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की ही रह गई। फिर आया वो मोमेंट जिसने तुर्कमेनिस्तान की हिस्ट्री बदल दी। नियाज़ोव ने खुद को डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, यानी जब तक वो जिंदा रहेगा वो ही देश का रूलर बना रहेगा। कोई इलेक्शन नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं होगा, कोई रियल अपोजिशन नहीं होगा, सिर्फ एक आदमी और उसकी ही मर्जी हमेशा चलेगी। लेकिन नियाज़ोव सिर्फ पावर से सेटिस्फाई नहीं था, उसे कुछ और चाहिए था। उसे चाहिए था इमॉर्टैलिटी, कम से कम पॉलिटिकल इमॉर्टैलिटी। इसीलिए उसने अपने आसपास एक ऐसा पर्सनालिटी कल्ट क्रिएट करना शुरू किया जो दुनिया के सबसे स्ट्रेंज कल्ट्स में से एक माना जाता है। तुर्कमेनिस्तान के हर कोने में उसी की तस्वीरें लगने लगी। गवर्नमेंट ऑफिसेज में, स्कूल्स में, पब्लिक बिल्डिंग्स में, हर जगह प्रेसिडेंट का चेहरा नजर आता था, जैसे पूरे देश एक ही इंसान को सेलिब्रेट करने के लिए बना हो। लेकिन बात सिर्फ फोटोज तक नहीं रुकी। नियाज़ोव ने अपने लिए एक स्पेशल टाइटल चूज किया, तुर्कमेनबाशी, यानी लीडर ऑफ ऑल तुर्कमेन। और ये टाइटल सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, गवर्नमेंट मीडिया में उसे इसी नाम से रिफर किया जाता था। उसकी इमेज को ऑलमोस्ट हीरोइक स्टेटस बना दिया गया। उसकी स्पीचेस को नेशनल गाइडेंस की तरह प्रेजेंट किया जाने लगा और धीरे धीरे क्रिटिसिज्म का स्पेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब जो चीज आगे हुई उसने दुनिया भर के ऑब्जर्वर्स को हैरान कर दिया। नियाज़ोव ने डिसाइड किया कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही नहीं, टाइम भी उसके कंट्रोल में होना चाहिए और फिर उसने कैलेंडर तक बदल दिया। जी हाँ, कैलेंडर। कुछ महीनों के नाम चेंज कर दिए गए। जनवरी का नाम उसके खुद के नाम पर रख दिया गया और अप्रैल का नाम उसकी माँ के नाम पर। सिर्फ इतना ही नहीं, वीक और मंथ्स के कई ऑफिशियल नेम को भी रिप्लेस कर दिया गया। इमेजिन कीजिए, आप कैलेंडर देख रहे हैं और महीनों के नाम किसी हिस्टोरिकल फिगर या सीजन के नहीं, बल्कि रूलर और उसकी फैमिली मेंबर्स के नाम पर है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सबसे अनयूजुअल बात थी, तो पिक्चर अभी बाकी है। नियाज़ोव अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, इतना ज्यादा कि उसने एक और शॉकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने ब्रेड का नाम भी अपने माँ के नाम पर रख दिया। हाँ, वही ब्रेड जो लोग रोज खाते हैं, एक बेसिक फूड आइटम। उसका ऑफिशियल नेम चेंज कर दिया गया। दुनिया में शायद ही किसी लीडर ने कभी ऐसा किया हो। लेकिन ये जो पर्सनालिटी कल्ट है वो यही नहीं रुका। गोल्ड स्टैचूज बनने लगे, मैसिव मॉन्यूमेंट्स खड़े किए गए और सबसे फेमस था एक जायंट गोल्डन स्टैचू जो सन के साथ रोटेट करता था ताकि स्टैचू हमेशा सूरज की तरफ फेस करे। ये मॉन्यूमेंट सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, ये एक मैसेज था। मैसेज ये कि रूलर हर जगह मौजूद है, हर वक्त विजिबल है और हर चीज का सेंटर वही है, लाइक सन। इसी दौरान नियाज़ोव ने कई अजीब रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने ओपेरा और सर्कस जैसे एंटरटेनमेंट फॉर्म पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई, लिप सिंकिंग को बैन कर दिया और कुछ पीरियड्स में बियर्ड और लॉन्ग हेयर तक को डिस्करेज किया गया। उसका मानना था कि सोसाइटी उसके विजन के अकॉर्डिंग शेप किया जाना चाहिए, चाहे वो कल्चर हो, एजुकेशन हो या एवरीडे लाइफ। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि इन स्ट्रेंज डिसीजंस के पीछे सिर्फ एसेंट्रिसिटी नहीं थी, पावर भी थी। जितना ज्यादा फोकस लीडर पर रहेगा, उतना कम फोकस गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पर भी होगा। लोग गोल्ड स्टैचूज की बात करेंगे, बिजार रूल्स की बात करेंगे, लेकिन शायद कम लोग पूछेंगे कि फ्रीडम कितनी है, मीडिया कितनी इंडिपेंडेंट है और ऑर्डिनरी सिटीजन्स की जिंदगी कैसी है। और शायद इसी वजह से दुनिया का ध्यान अक्सर तुर्कमेनिस्तान के स्ट्रेंज हेडलाइंस पर अटक जाता है, जबकि असली स्टोरी कहीं ज्यादा गहरी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नियाज़ोव के बाद ये सब खत्म हो गया होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि उसके सक्सेसर ने सिर्फ लेगेसी ही कंटिन्यू नहीं करी, कई मामलों में उससे और भी ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट बना दिया। व्हाइट मार्बल से बनी एक कैपिटल सिटी, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ऑब्सेशन, गोल्ड स्टैचूज, लग्जरी प्रोजेक्ट्स और एक लीडर जो खुद को एथलीट, ऑथर, म्यूजिशियन, नेशनल हीरो सब कुछ समझता था। और उस लीडर का नाम था गुरबैंगुली बर्दिमुहम्मदोव। और हम आगे जानेंगे तुर्कमेनिस्तान के सेकंड रूलर की अनबिलीवेबल स्टोरी, व्हाइट मार्बल सिटी, बिजार वर्ल्ड रिकॉर्ड, लग्जरी प्रोजेक्ट्स और डिक्टेटर की पब्लिक इमेज के पीछे छुपा हुआ सच क्या था। 2006 में सफर मुरर नियाज़ोव की डेथ हो गई और दुनिया को लगा शायद तुर्कमेनिस्तान में कुछ बदलाव आएगा, शायद पर्सनालिटी कल्ट भी खत्म होगा, शायद पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा ओपन होगा। लेकिन जो हुआ वो कुछ और ही था।
नए प्रेसिडेंट बने गुरबैंगुली बर्डी मोहम्मदाव। नाम थोड़ा मुश्किल है इसलिए हम आगे उन्हें सिर्फ गुरबैंगुली ही कहेंगे। प्रोफेशनली गुरबैंगुली एक डेंटिस्ट था, लेकिन पावर मिलने के बाद उसने खुद को एक सिर्फ पॉलिटिशियन तक ही सीमित नहीं रखा। ऑफिशियल मीडिया के हिसाब से वो एक लीडर भी था, राइटर भी, एथलीट भी, म्यूजिशियन भी, पायलट भी और नेशनल हीरो भी। इतनी सारी चीजें एक ही इंसान, यानी एक ही इंसान में लगभग सब कुछ। कम से कम गवर्नमेंट मीडिया तो यही कहती थी। गुरबैंगुली के रूल की सबसे फेमस पहचान बनी टर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद, एक ऐसी सिटी जो दुनिया में अपने व्हाइट मार्बल बिल्डिंग्स के लिए मशहूर है। अशगाबाद को अक्सर कहा जाता है द व्हाइट मार्बल सिटी, और ये सिर्फ निकनेम नहीं है। सिटी में इतना व्हाइट मार्बल है कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक बना दिए। हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग व्हाइट मार्बल से कवर की गई है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेस, मॉन्यूमेंट्स, लग्जरी कॉम्प्लेक्सेस, सब कुछ चमकता हुआ सफेद एकदम। दूर से देखने पर सिटी किसी फ्यूचरिस्टिक मूवी सेट जैसी लगती है, जैसे किसी आर्किटेक्ट ने इमेजिनेशन को रियलिटी में बना दिया हो। लेकिन ये ब्यूटी एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, इतना पैसा आया कहाँ से आया और इतना पैसा खर्च क्यों किया गया? जब कंट्री के कई ऑर्डिनरी सिटीजन इकोनॉमिक डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, तब कैपिटल सिटी में $1 बिलियन प्रोजेक्ट्स बन रहे थे। गाइगेंटिक फाउंटेन्स, मैसिव मॉन्यूमेंट्स, लग्जरी बिल्डिंग्स और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। गवर्नमेंट के लिए ये नेशनल प्राइड का सिंबल था, क्रिटिक्स के लिए ये एक्स्ट्रा वैगन्स और इमेज बिल्डिंग। अशगाबाद में आपको हर जगह अनयूजुअल आर्किटेक्चर नजर आता है। एक जायंट स्टार शेप मॉन्यूमेंट, ह्यूज डेकोरेटिव फाउंटेन्स, एनॉर्मस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और ऐसे प्रोजेक्ट जिनका प्रैक्टिकल पर्पस समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ये सिटी सिर्फ कैपिटल नहीं लगती, ये एक शोकेस लगती। और फिर आते हैं स्टैचूज, और बहुत सारे स्टैचूज, गोल्ड स्टैचूज, नेशनल सिंबल्स के स्टैचूज। तुर्कमेनिस्तान में मॉन्यूमेंट्स की कोई कमी ही नहीं है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कई मॉन्यूमेंट्स डायरेक्टली रूलर की इमेज को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी कल्ट का मॉडर्न विजन। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरबैंगुली सिर्फ बिल्डिंग्स और स्टैचूज तक ही लिमिटेड था। ऐसा बिल्कुल नहीं, उसकी पब्लिक इमेज और भी फैसिनेटिंग थी। स्टेट मीडिया में गुरबैंगुली को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथलीट के रूप में दिखाया जाता था। कभी वो साइकिलिंग कर रहा होता था, कभी शूटिंग रेंज में टारगेट प्रैक्टिस, कभी हॉर्स राइडिंग, कभी मार्शल आर्ट्स, कभी वेट लिफ्टिंग करते हुए नजर आते थे। और हर एक्टिविटी में वो ऑलमोस्ट परफेक्ट दिखाए जाते थे, जैसे एक्शन मूवी का एक हीरो होता है। गवर्नमेंट चैनल्स पर रेगुलरली वीडियोस दिखाई जाती थी जहां प्रेसिडेंट अपनी फिटनेस और स्किल्स पर शोकेस करते थे। लेकिन स्पोर्ट्स ही सब कुछ नहीं था। गुरबैंगुली एक ऑथर भी था। उसने मल्टीपल बुक्स पब्लिश की, कुछ हॉर्सेस पर, कुछ कल्चर पर, कुछ नेशनल आइडेंटिटी पर, और नेचुरली स्टेट मीडिया उन बुक्स को नेशनल अचीवमेंट्स के तौर पर प्रेजेंट करता। और फिर आता है शायद सबसे अनएक्सपेक्टेड चैप्टर, म्यूजिक। जी हाँ, म्यूजिक। एक सिटिंग प्रेसिडेंट जो गाने गाता है, रैप वीडियोस में अपीयर होता है, म्यूजिकल परफॉर्मेंस करता है और कभी कभी अपने ग्रैंडसन के साथ पब्लिक सॉन्ग्स भी रिलीज करता है। ऐसी चीजें दुनिया के बहुत कम लीडर्स के साथ एसोसिएट की जाती है। इसी वजह से इंटरनेट पर गुरबैंगुली के वीडियोस वायरल होते रहे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये फनी इमेज एक डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जब लोग डिक्टेटर के रैप वीडियोस देख रहे होते हैं तो शायद वो गवर्नेंस के डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे होते। फ्रीडम कितनी है, मीडिया कितना इंडिपेंडेंट है, सिटीजन्स की लाइफ कैसी है, ये सवाल अक्सर बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और यही तुर्कमेनिस्तान की स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ बिजार वीडियोस, गोल्ड स्टैचूज, वाइट मार्बल बिल्डिंग्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और ड्रामेटिक पब्लिक अपीयरेंसेस। दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जहां गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म करना ईजी नहीं, जहां इंफॉर्मेशन टाइटली कंट्रोल्ड है, जहां रियलिटी को समझना बाहर की दुनिया के लिए मुश्किल बना दिया गया। लेकिन जो हमने अब तक देखा वो सिर्फ सरफेस है। असली स्टोरी तो अब शुरू होती है, क्योंकि व्हाइट मार्बल सिटी के पीछे एक और तुर्कमेनिस्तान भी मौजूद है। एक ऐसा तुर्कमेनिस्तान जहां ऑर्डिनरी सिटीजन फूड, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और रेस्ट्रिक्शंस का सामना करते हैं। एक ऐसा तुर्कमेनिस्तान जहां इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है और जहां इंटरनेट एक्सेस भी हेविली कंट्रोल्ड है। अब हम आगे जानेंगे तुर्कमेनिस्तान के ऑर्डिनरी सिटीजन की रियल लाइफ कैसी होती है, लाइक फूड शॉर्टेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, मीडिया सेंसरशिप, इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस और वो रियलिटी जो टूरिस्ट ब्रोशर्स या गवर्नमेंट वीडियोस में कभी दिखाई नहीं जाती। अब तक हमने तुर्कमेनिस्तान को वो चेहरा देखा जो दुनिया के सामने दिखाया जाता है, शाइनी व्हाइट मार्बल्स, बिल्डिंग्स, गोल्ड स्टैचूज, मैसिव मॉन्यूमेंट्स और लीडर्स की केयरफुली क्राफ्टेड पब्लिक इमेज। लेकिन अब सवाल ये है कि आम लोगों की जिंदगी कैसी है।
क्या ऑर्डिनरी सिटीजन भी उसी प्रॉस्पेरिटी को एक्सपीरियंस करते हैं जो गवर्नमेंट वीडियोस में नजर आता है, या फिर कहानी कुछ और ही है? ऑफिशियली टर्कमेनिस्तान अपने आप को स्टेबल और डेवलपिंग नेशन के रूप में प्रेजेंट करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स और फॉरेन ऑब्जर्वर्स कई सालों से एक डिफरेंट पिक्चर डिस्क्राइब करते रहे हैं। एक ऐसी पिक्चर जहां इकोनॉमिक चैलेंजेस काफी सीरियस हैं और जहां ऑर्डिनरी सिटीजन्स की डेली लाइफ गवर्नमेंट के ग्लैमरस प्रोजेक्ट से काफी अलग नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं फूड प्राइसेस की। टर्कमेनिस्तान के पास नेचुरल गैस और ऑयल गैस जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसके बावजूद कई रिपोर्ट्स में मेंशन किया गया है कि फूड की अफोर्डेबिलिटी एक मेजर कंसर्न रही है। कई फैमिलीज अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ खाना खरीदने में खर्च कर देती है। बेसिक ग्रोसरी आइटम्स के प्राइसेस आम लोगों के लिए बर्डन बन सकते हैं और इकोनॉमिक प्रेशर डायरेक्टली हाउस होल्ड्स पर फील होता है। कुछ पीरियड्स में राशन डिस्ट्रीब्यूशन और एसेंशियल गुड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर भी कंसर्न सामने आए। लोगों को लंबी लाइंस में खड़ा रहना पड़ता था, कभी कभी सप्लाई खत्म हो जाती थी और कई फैमिलीज को अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती थी। इमेजिन कीजिए, आप दुनिया के सबसे गैस रिच कंट्रीज में से एक में रहते हैं, लेकिन फिर भी डेली नेसेसिटीज को लेकर टेंशन बनी रहती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन टर्कमेनिस्तान की स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। ऑफिशियल फिगर्स और इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को रिलेटिवली लोड बताती है, लेकिन बहुत से एनालिस्ट का मानना है कि एक्चुअल सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो सकती है। कई यंग पीपल स्टेबल जॉब्स ढूंढने के लिए स्ट्रगल करते हैं और इसी वजह से बहुत सारे सिटीजन बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए कंट्री छोड़कर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और जब एजुकेटेड यूथ बाहर जाते हैं तो एक और प्रॉब्लम पैदा होती है, ब्रेन ड्रेन, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स। जो लोग कंट्री के फ्यूचर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में फॉरेन कंट्रीज सेटल हो जाते हैं और इसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज सिर्फ कहानी का एक ही हिस्सा है। सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। आज की दुनिया में हम किसी भी न्यूज़ को सेकंड्स में एक्सेस कर सकते हैं और काउंटलेस वेबसाइट्स हैं, लेकिन टर्कमेनिस्तान में इंटरनेट एक्सेस दुनिया के सबसे रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम्स में से एक माना जाता है। बहुत सी इंटरनेशनल साइट्स ब्लॉक की गई हैं। इंटरनेशनल न्यूज सोर्सेज तक पहुंच पाना लिमिटेड है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है और इंफॉर्मेशन फ्लो पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखा जाता है। इसका रिजल्ट क्या है? आम सिटीजन्स के पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन लार्जली गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोर्सेज से ही आती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेट कम्प्लीटली एब्सेंट है। इंटरनेट है, लेकिन हेविली फिल्टर्ड एनवायरनमेंट के अंदर, और इसी वजह से आउटसाइड वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। और फिर आती है मीडिया की बात। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म टर्कमेनिस्तान का सबसे सेंसिटिव इशू माना जाता है। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम रैंकिंग्स में कंट्री लगातार दुनिया के सबसे नीचे वाली कंट्रीज में काउंट की जाती है। जर्नलिस्ट पर प्रेशर, ये सब कंसर्न रिपीटेडली रेस किए गए हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ओपनली क्रिटिसिज्म करना इजी नहीं माना जाता और इसी वजह से बहुत सी स्टोरीज पब्लिक डिस्कशन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। लेकिन सेंसरशिप सिर्फ न्यूज़ तक लिमिटेड नहीं है। कम्युनिकेशन भी हेविली मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है। कई एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म रेस्ट्रिक्शंस फेस करते हैं। वीपीएन यूसेज पर भी प्रेशर है कि रिपोर्ट सामने आती ही नहीं है और डिजिटल प्राइवेसी को लेकर कंसर्न्स फ्रीक्वेंटली डिस्कस किए जाते हैं। अब एक मोमेंट के लिए सोचिए, अगर आप एक कंट्री में रहते हैं जहां न्यूज़ लिमिटेड है, इंटरनेट फिल्टर्ड है, क्रिटिसिज्म रिस्की माना जाता है और अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स तक पहुंच मुश्किल है, तो आप रियलिटी को कैसे वेरीफाई करेंगे? यही चैलेंज टर्कमेनिस्तान को सबसे क्लोज सोसाइटीज में से एक बनाता है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन सिर्फ मीडिया और इंटरनेट तक ही नहीं रुकती। कई रिपोर्ट्स वुमेन के राइट्स, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन, पर्सनल फ्रीडम पर भी कंसर्न रेज करते हैं। कुछ पीरियड्स में अपीयरेंस रिलेटेड रेगुलेशंस भी डिस्कस की गई हैं, जैसे कि मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, सर्टेन फैशन चॉइसेस और सोशल बिहेवियर। ये सब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिस्कशन का टॉपिक रहे हैं हमेशा से। अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें तो टर्कमेनिस्तान की लोकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, दूसरी तरफ है ईरान और नीचे है अफगानिस्तान। यानी एक ऐसा रीजन जो हिस्ट्री में एम्पायर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का सेंटर रहा है। लेकिन इन सब के बीच टर्कमेनिस्तान ने एक अलग रास्ता चूज किया, एक ऐसा रास्ता जिसे वो कहता है परमानेंट न्यूट्रलिटी। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब है हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में साइड चूज नहीं करेंगे, हम जितना हो सके पॉलिटिकल डिस्प्यूट से दूर रहेंगे। और सरप्राइजिंगली टर्कमेनिस्तान ने इस पॉलिसी को सिर्फ अनाउंस ही नहीं किया, उसने अपनी नेशनल आइडेंटिटी का पार्ट बना दिया है।
1995 यूनाइटेड नेशंस से भी टर्कमेनिस्तान के परमानेंट न्यूट्रलिटी स्टेटस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। तब से लेकर आज तक टर्कमेन लीडर्स बार बार इसी प्रिंसिपल को रिपीट करते आए हैं, हर मेजर स्पीच में, हर डिप्लोमेटिक मीटिंग में और हर गवर्नमेंट नैरेटिव। न्यूट्रलिटी को नेशनल प्राइड के रूप में प्रेजेंट किया जाता है और सच कहें तो इस स्ट्रेटेजी ने काफी हद तक काम भी किया है। आज जब हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो हेडलाइंस अक्सर रशिया, चाइना, अफगानिस्तान या ईरान के अराउंड घूमती है, लेकिन टर्कमेनिस्तान रेयरली न्यूज में आता है। ना मिलिट्री इंटरवेंशंस, ना मेजर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ना अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। कंट्री जनरली लो प्रोफाइल मेंटेन ही करती है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या न्यूट्रलिटी सिर्फ पीस मेंटेन करने के लिए है या इसके पीछे कोई और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है? कई एनालिस्ट का मानना है कि इंटरनेशनल स्पॉटलाइट से दूर रहना टर्कमेन लीडरशिप के लिए बेनिफिशियल भी रहा है। तो आपके इंटरनल अफेयर्स पर भी कम स्क्रूटनी होती है, कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम इन्वेस्टिगेशन होती है और इंटरनेशनल प्रेशर भी रिलेटिवली कम रहता है। इसलिए टर्कमेनिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है। कंट्री जनरली सबके साथ वर्केबल रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, ईरान के साथ भी और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी अच्छा रिलेशन है। पर्टिकुलरली चाइना के साथ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्कमेनिस्तान की इकोनॉमी लार्जली नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती है और चाइना उस गैस का सबसे बड़ा बायर बन चुका है। नेचुरल गैस पाइपलाइन ने दोनों कंट्रीज को इकोनॉमिकली कनेक्ट कर दिया है और इसी वजह से बीजिंग टर्कमेनिस्तान के लिए एक क्रूशियल पार्टनर माना जाता है। रशिया भी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से, सोवियत लीगेसी की वजह से और रीजनल इन्फ्लुएंस की वजह से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टर्कमेनिस्तान जनरली किसी एक पावर के कैंप में ओपनली खड़ा नजर नहीं आता, वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। अफगानिस्तान के साथ भी टर्कमेनिस्तान ने प्रैक्टिकल अप्रोच ही अडॉप्ट किया हुआ है, चाहे अफगानिस्तान में गवर्नमेंट्स बदलती रहे हो या पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती रही हो, टर्कमेनिस्तान ने कम्युनिकेशन चैनल्स मेंटेन रखने की कोशिश की। रीजन सिंपल है, स्टेबिलिटी, ट्रेड और रीजनल सिक्योरिटी। लेकिन न्यूट्रलिटी का एक साइड इफेक्ट भी है और वो है आइसोलेशन। जब कोई कंट्री इंटरनेशनल एंगेजमेंट को लिमिटेड रखती है, फॉरेन मीडिया एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करती है और इंफॉर्मेशन फ्लो को टाइटली कंट्रोल करती है, तो धीरे धीरे वो दुनिया से डिस्कनेक्टेड सी लगने लगती है और टर्कमेनिस्तान के साथ कुछ हद तक यही हुआ। आज भी दुनिया के बहुत सारे लोगों ने टर्कमेनिस्तान का नाम तक नहीं सुना और जो लोग सुनते हैं उनमें से कई लोग सिर्फ मीम्स या बिजार वीडियोस के थ्रू उसे जानते हैं। गोल्ड स्टैचूज या रैप सॉन्ग या वाइट मार्बल सिटी और स्ट्रेंज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यही सुनने को मिलते रहते हैं। लेकिन असल में टर्कमेनिस्तान की कहानी इनसे कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ इनॉर्मस नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिच हिस्ट्री है, यूनिक कल्चर है, लेकिन साथ ही स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल और लिमिटेड फ्रीडम्स का एलिगेशंस भी है। और शायद इसी वजह से टर्कमेनिस्तान को समझना इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि जो इमेज दुनिया देखती है और जो रियलिटी सिटीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब तक हमने देखा टर्कमेनिस्तान की हिस्ट्री, प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, नियाज़ो, वाइट मार्बल सिटी, गुरबैंगुली का पर्सनालिटी कल्ट, इकोनॉमिक चैलेंजेस, मीडिया सेंसरशिप और परमानेंट न्यूट्रलिटी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में पावर ट्रांसफ़र हुआ फादर से सन तक और फिर एक पॉलिटिकल ट्विस्ट आया जिसने ऑब्जर्वर्स को सरप्राइज कर दिया। आगे हम जानेंगे कैसे गुरबैंगुली ने अपने बेटे सरदार बर्डी मोहम्मद राव को ट्रांसफर किया और फिर कैसे खुद ही इन्फ्लुएंस और कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। साथ ही हम कंक्लूड करेंगे कि आज के टर्कमेनिस्तान का फ्यूचर कैसा दिख रहा है। कई सालों तक गुरबैंगुली टर्कमेनिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी था। उसकी पर्सनालिटी कल्ट पूरे देश में दिखाई देती थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उसके इन्फ्लुएंस में थे, मीडिया उसकी इमेज को सेलिब्रेट करती थी और बहुत से ऑब्जर्वर्स को लगता था कि वो भी अपने प्रेडिसेसर की तरह पावर में ही अपनी जिंदगी का अंत करेगा। लेकिन फिर ईयर 2022 में एक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट आया। गुरबैंगुली ने कहा कि अब देश को यंगर लीडरशिप की जरूरत है और इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अब नॉर्मली जब किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होता है तो लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होगा, डिफरेंट कैंडिडेट्स होंगे, डिबेट्स होगा, कैंपेन्स होंगी। लेकिन टर्कमेनिस्तान में सिचुएशन कुछ और थी। सबकी नज़र एक ही इंसान पर थी, सरदार बर्डी मोहम्मद राव, गुरबैंगुली के बेटा। सरदार कोई आउटसाइडर नहीं था, वो पहले ही गवर्नमेंट के कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर काम कर चुका था, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुका था, डिप्लोमेटिक असाइनमेंट संभाल चुका था और धीरे धीरे नेशनल पॉलिटिक्स में उसकी विजिबिलिटी बढ़ाई गई थी। बहुत से ऑब्जर्वर्स को पहले से ही अंदाजा था कि एक दिन वो सक्सेसर बन सकता है।
और वही हुआ। इलेक्शन के बाद सरदार ऑफिशियली तुर्कमेनिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स ने इसे पावर ट्रांसफर के रूप में देखा, एक नए जनरेशन का लीडर, एक नया चैप्टर और शायद रिफॉर्म्स की पॉसिबिलिटी। और कई लोगों ने स्पेकुलेट किया कि शायद कंट्री ग्रेजुअली ओपन होगी, इकोनॉमी इंप्रूव होगी और गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ ही महीनों में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आया। ऑफिशियली प्रेसिडेंट सरदार था, लेकिन गुरबैंगुली पॉलिटिक्स से गायब नहीं हुए। इंस्टेड वो पार्लियामेंट के अपर चैम्बर और मेजर स्टेट इंस्टीट्यूशंस में एक्टिव बने रहे, इंपॉर्टेंट स्पीचेस देते रहे और नेशनल डिसीजंस में विजिबल रहे। और धीरे धीरे एनालिस्ट को लगने लगा कि एक्चुअल इन्फ्लुएंस अब भी लार्जली उसके पास है। यानी टाइटल बेटे के पास था, लेकिन अथॉरिटी का एक बड़ा हिस्सा अब भी फादर के पास नजर आ रहा था। सिचुएशन और इंटरेस्टिंग तब हुई जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस देखने को मिले। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को रीऑर्गेनाइज किया गया और गुरबैंगुली को नए ऑफिशियल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती गई। उसे एक सिंबॉलिक ही नहीं बल्कि हाईली इन्फ्लुएंशियल नेशनल फिगर के रूप में भी प्रेजेंट किया गया। इस पॉइंट पर बहुत से इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का एक ही सवाल पूछा गया है कि रियल पावर आखिर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है या फॉर्मर प्रेसिडेंट के पास है। ऑफिशियल आंसर क्लियर था, प्रेसिडेंट सरदार है, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट के पिक्चर उतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि फादर का इन्फ्लुएंस हर जगह पर विजिबल था, नेशनल प्रोजेक्ट्स में, मेजर अनाउंसमेंट्स में और स्टेट मीडिया कवरेज में भी। ये सिचुएशन दुनिया के कई अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में देखी गई है, जहां लीडरशिप ऑफिशियली ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग एक एक्सपीरियंस पॉलिटिकल फिगर के पास ही बनी रहती है। तुर्कमेनिस्तान में भी कुछ लोग इसी लेंस से डेवलपमेंट को देखते हैं। लेकिन इसी दौरान एक और चीज हुई, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में ड्रामेटिक चेंजेस आए, पर्टिकुलरली यूक्रेन वॉर के बाद। रशिया से एनर्जी इंपोर्ट कम करने की कोशिश करने वाले कंट्रीज नए सप्लायर ढूंढने लगे और अचानक दुनिया का ध्यान उन कंट्रीज पर गया जिनके पास लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व थे। उनमें से एक था तुर्कमेनिस्तान। नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स ने टर्कमेन इकोनॉमी को फ्रेश अपॉर्चुनिटीज दी। चाइना पहले से ही मेजर कस्टमर था और इंटरनेशनल डिमांड बढ़ने से टर्कमेनिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। सडनली दुनिया के पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसेस इसी कंट्री में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। लेकिन यहाँ भी एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है, एक तरफ इनॉर्मस एनर्जी वेल्थ, दूसरी तरफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स की इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, एक तरफ $बिलियन प्रोजेक्ट्स, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट और अफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स, एक तरफ इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, दूसरी तरफ लिमिटेड फ्रीडम्स और इंफॉर्मेशन कंट्रोल। और शायद यही कॉन्ट्रडिक्शन मॉडर्न तुर्कमेनिस्तान को डिफाइन करता है। आज तुर्कमेनिस्तान दुनिया की सबसे यूनिक कंट्रीज में से एक है, एक कंट्री जो हेडलाइन में कम आती है, एक कंट्री जो इंटरनेशनल स्पॉटलाइट से बचकर चलती है, एक कंट्री जिसके बारे में रिलायबल इंफॉर्मेशन हासिल करना भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इसे पूरी जर्नी की तरह देखें तो हमें एक पैटर्न नजर आता है। वो क्या है? सोवियत कोलैप्स के बाद इंडिपेंडेंस, फिर पर्सनालिटी कल्ट, फिर एक्स्ट्रा वैगेंट प्रोजेक्ट्स, फिर स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन कंट्रोल और फिर पावर का ग्रेजुअल कंसंट्रेशन एक ही रूलिंग फैमिली के आसपास। और इसी वजह से तुर्कमेनिस्तान को समझना सिर्फ पॉलिटिक्स को समझना नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे इमेज और रियलिटी कभी कभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हो सकती है, कैसे गोल्ड स्टैचूज और मार्बल पेंटिंग्स के पीछे कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी भी छिपी हो सकती है, और कैसे इंटरनेशनल आइसोलेशन किसी गवर्नमेंट को डिकेड तक स्क्रूटनी से बचाए रख सकती है। आज भी हम तुर्कमेनिस्तान के फ्यूचर को लेकर सवाल उठाते हैं, क्या कंट्री ग्रेजुअली ओपन होगी, क्या इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स आएंगे, क्या इंफॉर्मेशन रेस्ट्रिक्शंस कम होंगी, या फिर सिस्टम इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहेगा? इसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है। लेकिन एक बात तो जरूर है, जब भी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और लीस्ट अंडरस्टूड कंट्रीज की बात होगी, तुर्कमेनिस्तान का नाम उनमें सबसे ऊपर आएगा। और शायद इसीलिए इस देश की कहानी इतनी फैसिनेटिंग है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला एपिसोड किस सीक्रेटिव कंट्री पर होना चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नए फैसिनेटिंग जर्नी के साथ। टिल देन आप मेरा चैनल देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे। कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड।